नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। आज की जनधारा दैनिक समाचार पत्र के डिजिटल माध्यम जनधारा 24/7 पे मैं आज आपसे बात करूंगा छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग तरह के घोटालों की अनुगूंज सुनाई देती है। उस अनुगूंज में एक अनुगूंज जो है शराब घोटाले की है, और मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूं कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व जो आबकारी मंत्री थे कवासी लखमा और उनके बेटे को ईडी ने गिरफ्तार किया है। और कवासी लखमा का कहना है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझसे अधिकारियों ने जहाँ कहा मैंने वहाँ दस्तखत कर दिया। जिन अधिकारियों ने दस्तखत कराया वो अधिकारी अभी जेल के भीतर हैं, और अब जो दस्तखत हैं उसमें ये सूत्रों के हवालों से मीडिया में ये खबर आ रही है कि आबकारी मंत्री के हस्ताक्षर के बाद मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनके भी हस्ताक्षर हैं। अब भाजपा की तरफ से बहुत सारे लोग ये मांग कर रहे हैं कि भूपेश बघेल को इसमें घेरा जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से महादेव ऐप के समय से या छत्तीसगढ़ पीएससी के घोटाले के समय से ये कोशिश हो रही है कि पिछले 5 साल जो भूपेश बघेल के थे उसको इस तरह से बताया जा रहा है कि उसमें बहुत अधिकतम घोटाले हुए, और चाहे वो पीएससी के चेयरमैन सोनवानी हो वो जेल में हो, चाहे खनिज कोयला घोटाले के बहुत सारे आरोपी जेल में हैं, अब शराब घोटाले के बहुत सारे आरोपी तो पहले से जेल में थे, अब कवासी लखमा भी जेल में है। पर एक चौंकाने वाली बात जो अभी सामने उभर के आई है, जो बहुत अचंभित करती है, कि इस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड को जो है ईडी ने जो अभी जब कवासी लखमा को गिरफ्तार किया तो ईडी ने जो एक नई चार्जशीट, जिसको कि उनकी भाषा में कहें ECIR प्रस्तुत की 17 जनवरी को, उसमें उन्होंने विवेक ढांड को इसका सरगना बताते हुए कहा है कि उनको इससे लाभ मिला है। अब चूंकि विवेक ढांड जो है वो राज्य के बहुत ही, और न केवल इस छत्तीसगढ़ राज्य के, पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश में भी कई प्रमुख जिलों के वो कलेक्टर रहे हैं। दुर्ग से लेके जबलपुर से लेके उज्जैन से लेकर वो कई जगह महत्वपूर्ण जगहों पे वो रहे हैं, और राज्य में भी महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। अब उनका नाम इसमें इस तरह से आया है, तो अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये एक सोचने की बात है। मुझे फिराक गोरखपुरी का एक शेर याद आता है कि आए थे हंसते हंसते मैं खाने में फिराक, आए थे हंसते हंसते मैं खाने में फिराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। तो जो शराब जो है वो चीज़ ही ऐसी है कि चाहे उसका पीने वाला हो चाहे उससे लाभ कमाने वाला हो, वो दोनों ही इसके जाल में ऐसे फंसते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर राज्य में एक शराब लाबी होती है, अलग अलग लाबी होती है, उसमें एक शराब लाबी भी है, और वो शराब लाबी जो है राज्य को बहुत तरीके से चलाता है। किसी भी राज्य की जहाँ पर की शराबबंदी नहीं है और शराब बिक्री होती है तो वहाँ पर वहाँ के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा शराब से आता है। सरकारें कोई भी हों पर वो शराबबंदी नहीं कर पाती, क्योंकि वो शराब जो है उससे उसको रेवेन्यू प्राप्त होता है। ये तो एक सरकारी रेवेन्यू प्राप्त होता है जो कि सरकारी खजाने में जाता है। पर जिस घोटाले की बात छत्तीसगढ़ में की जा रही है, जो 2019 से 2022 का जो घोटाला शराब घोटाला है, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये बहुत एक सुनियोजित घोटाला था, और जिसमें राज्य के सरकारी खजाने को पहले तो कहा गया कि 2161 करोड़ रुपए का जो है वो इसमें नुकसान हुआ है सरकार को। पर अभी जो नई बात आ रही है उसमें ये कह रहे हैं कि 2000 करोड़ से भी अधिक का घोटाला जो है इसमें सरकार को हुआ है। तो इसमें नकली और फर्जी होलोग्राम लगाकर शराब की अवैध बिक्री की बात हो, या एक संगठित सिंडिकेट के माध्यम से भ्रष्टाचार करने का एक तरीका हो, इसमें लेकर ईडी ने जो है बहुत सारे लोगों को घेरा है। जहाँ तक नकली होलोग्राम के उपयोग की बात है तो असली के साथ नकली और फर्जी होलोग्राम जो है छापकर उन्हें शराब की बोतलों में चिपकाया गया, ऐसा आरोप है, जिससे अवैध शराब की बिक्री जो है वो की गई। सिंडिकेट बनाया गया, ऐसा आरोप में कहा गया है कि एक सिंडिकेट का गठन किया गया, और इस सिंडिकेट में वरिष्ठ नौकरशाह, राजनेता, उनके सहयोगी और आबकारी विभाग के अधिकारी जो हैं वो इसमें इसके वितरण प्रणाली को इन्होंने भ्रष्ट किया, और इन्होंने जो है शराब की सरकारी वितरण में गंभीर अनियमितताएं बरती, जिसको कि प्रवर्तन निर्देशालय, जिसको हम ईडी बोलते हैं, उसने इसको अपने जांच में पकड़ा है। और यही वजह है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया गया। 21 जनवरी तक वो ईडी की हिरासत में उनको रखा गया है, और
10,000 पन्नों की जो है ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 200 पृष्ठ का आरोप पत्र भी शामिल है। इसमें अभी तक जो मुख्य आरोपी के रूप में जिन लोगों को बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पर इसमें अनवर ढेबर जो कि यहाँ के महापौर के भाई हैं, उनको घोटाले का संचालक माना जाता था। अरुणपति त्रिपाठी जो हैं, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड CSMCL के पूर्व प्रबंधक हैं, उनको इसमें घेराबंदी की गई है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा हैं, और इसके अलावा बहुत सारे अधिकारी हैं और बहुत सारे लोग हैं, होलोग्राम छापने वालों से लेकर इसमें एक्साइज में पैसे कमाने वाले और आबकारी मंत्री के इर्द गिर्द के लोग, इनको सबको इसमें घेरेबंदी में रखा गया है। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो घोटाले की कार्यप्रणाली थी, तो डिस्टिलरी के जो संचालक हैं उनसे कमीशन में 2019 में प्रति पेटी 75 रुपये के बाद इसको 100 रुपये तक कमीशन लिया गया। नकली होलोग्राम का उपयोग किया गया। सप्लायर जो थे, दो विधु गुप्ता हैं, उनके माध्यम से नकली होलोग्राम तैयार किए गए। अवैध शराब की बिक्री की गई, बिना शुल्क अदा किए डुप्लीकेट होलोग्राम वाली शराब सरकारी दुकानों तक पहुंचाई गई। शराब की कीमतों में वृद्धि की गई। जो शराब की नई नीति थी उसमें शराब की कीमतें बढ़ाई गई और डिस्टिलरी संचालकों को जो है ओवर बिलिंग की अनुमति दी गई। इसको जिस तरह से ईडी ने इसको 3 तरह के जिस सिंडिकेट को उसने कहा कि घोटाला जो है उसको उसने ABC में बांटा है। उनका ए भाग में उन्होंने कहा है कि CSMCL के तत्कालीन प्रबंध निर्देशक अरुणपति त्रिपाठी जो है, उनने अपनी पसंद के डिस्टिलरी की शराब को परमिट दिया। शराब सप्लायर से रिश्वत लेकर यह राशि अनवर ढेबर तक सौंपी गई। बी पार्ट में कह रहे हैं कि अवैध शराब का नकली होलोग्राम के जरिए CSMCL की दुकानों में बेचा गया। इससे राज्य सरकार को भारी राजस्व की क्षति हुई। भाग सी में कहा गया है कि शराब डिस्टिलरी और ट्रांसपोर्टर से एनुअल कमीशन लिया गया। तो ये अलग अलग इसमें कुछ ग्रुप के नाम दिए हैं कि ये 3 ग्रुप जो थे, चाहे वो केडिया ग्रुप हो, भाटिया ग्रुप हो, वेलकम ग्रुप हो, इनको शराब वितरण का मौका दिया गया। इसमें अलग अलग जो हैं प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अगर कवासी लखमा जो कि लंबे समय से विधायक हैं, बस्तर से आते हैं, उनकी गिरफ्तारी पे भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी लखमा के साथ खड़ी है। कवासी लखमा मेरे साथ, उन्होंने कहा है कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं पकड़ा गया, पूरी बीजेपी सरकार फर्जी मामला बनाकर मुझे परेशान कर रही। तो चलिए, मैं ये अलग अलग लोगों ने क्या कुछ कहा, इसमें बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं, कवासी लखमा क्या कह रहे हैं, तो चलिए कुछ वीडियो और कुछ चीज़ों के जरिए हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। उसमें 1 रुपया मेरे घर से न कोई कागज पकड़ा है, पैसा पकड़ा है। इन लोग फर्जी मामला बनाकर जेल भेजने का काम कर रहे हैं। इसका हाथ देखेगा पूरा अमित शाह, नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव साग, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मेरे गरीब आदमी को, बस्तर का आवाज को, बस्तर में विधान पंचायत चुनाव, नगर पंचायत चुनाव होने जा रहा है। चुनाव में ये बात नहीं ले, इसके कारण मेरा इस प्रकार दबाव करके कागज मांग रहे थे, कोई का कोटी पैसा नहीं मिला। जो इस संगठन को कब्जा कर लिए हैं, जो हमें न्याय दिलाती है, जो हिंदुस्तान की जनता को न्याय दिलाती है, उस पर कब्जा कर लिए हैं, उनके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। और इसको लगातार ये लोग दूसरे ढंग से परिभाषित करने के, दूसरे ढंग से व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो निंदनीय है। सारा देश जानता है कि अब देश में ईडी, सीबीआई, आईटी कार्रवाइयां क्यों करती हैं। जब जब भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करना होता है, जहां जहां चुनाव हो, छोटा बड़ा चुनाव हो, वहां पे विपक्षी दल के नेताओं को बदनाम करने के लिए ईडी कार्रवाई करती है। छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव हैं, तो ऐसे में ईडी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, पहले तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव को टालने में लगी हुई है, अब इन किन प्रकार में उन्हें चुनाव कराना उनकी मजबूरी है, तो अब विपक्ष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। वो उस समय तत्कालीन समय में जब FL10 नाम का फर्जी कंपनी इंक्लूड करके और बड़ा स्कैम किया जा रहा था, उस समय वो मंत्री थे उस विभाग के, और उनको ठग लिया गया। उनको कुछ इस तरीके से मुझे लगता है
और इसलिए आज वो सब जो उनके साथ होने चाहिए थे उनके लोग, वो नहीं होंगे आज। जो भी है, कानून अपना काम पूरी ताकत के साथ करेगी, उसमें कोई किसी के मन में कुछ भ्रम ना रहे, स्पष्टता के साथ कार्यवाहियां होंगी। तो आपने देखा कि सबका अपना अपना पक्ष है और सब अपने आप को कहीं ना कहीं, कोई अपने को राजनीतिक से प्रेरित बता रहा है, कोई कह रहा है कि हमने दबाव में काम किया, कोई कह रहा है कि किन्हीं कारणों से काम किया। जो एक्साइज के अफसर हैं, जो बहुत सारे इसमें फंसे हैं, वो कहते हैं कि जैसा ऊपर से आदेश हुआ तो हमने इसको जो है किया। 2023 में ईडी ने छापामारी कर इस घोटाले को खोला है। सिंडिकेट की कमाई का हिसाब रखने के लिए ये कहा जा रहा है कि सरकारी दुकानों में अलग गल्ला रखा गया। 40 लाख पेटी से ज़्यादा शराब नकली होलोग्राम से बेची गई। घोटाले का जो ये सरकारी खजाने पे, जैसा पहले कहा गया कि 2161 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और सिंडिकेट के सदस्यों ने 1660 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की है। घोटाले की रकम का उपयोग निजी निर्माण कार्यों, पार्टी के फंड में किया गया। अब चूंकि ये मामला अदालत में है, ईडी ने कोर्ट में आरोप लगाया है कि लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए कमीशन मिलता था। अदालत ने लखमा को 21 जनवरी तक ईडी की रिमांड पर भेजा है। भारत में अगर हम शराब घोटाले की बात कहें तो छत्तीसगढ़ में तो ये घोटाला हुआ है, पर इसके पहले हमारे पूरे देश में शराब के बड़े घोटाले हुए, जिसमें सरकारी अधिकारी, माफिया नेताओं की मिली भगत पाई गई। तो जिसका पहले मैंने जिक्र किया, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, जो 2019 से 2022 की बात हो रही है, जिसमें 2100 करोड़ से अधिक का नुकसान होने की बात की जा रही है। दूसरा, तमिलनाडु में जो है घोटाला हुआ 2017 में, अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और नकली शराब बेचने का आरोप था। बिहार में 2016 में, अब तो वहाँ शराबबंदी है, वहाँ पर जो है शराबबंदी के बावजूद तस्करी और नकली शराब से वहाँ मौतें भी हुई। हरियाणा शराब घोटाला 2020, लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब की बिक्री हुई नेताओं और पुलिस की मिली भगत से। दिल्ली, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के बहुत सारे सदस्यों को जेल जाना पड़ा, अभी बहुत सारे लोग जमानत पे हैं। तो दिल्ली आबकारी नीति घोटाला 2021, इसमें कहना है कि 2700 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है और लगातार इसकी, अब चूंकि दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं तो ये बढ़ चढ़कर इसकी बात की जा रही है और अरविंद केजरीवाल को बड़ा भ्रष्टाचारी बताकर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, घेराबंदी करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा गुजरात, जो कि गांधी जी का राज्य है, जहाँ पर कि शराबबंदी की बात होती है, वहाँ 2022 में शराबबंदी के बावजूद नकली शराब जो है उससे 50 मौतें हुई। महाराष्ट्र में शराब माफिया घोटाला जो है 2009 में अवैध शराब से 100 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब कांड से 2019 में नकली शराब से 100 मौतें हुई। और इसमें सब जगह ये बात आई कि इसमें कहीं ना कहीं राजनेता अधिकारियों की मिली भगत है और ये सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने के लिए और लाभ कमाने के लिए इस तरह की चीज़ें की गई। मैंने जैसे कहा कि किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति या वहाँ के बजट में जो है दारू बिक्री का, शराब बिक्री का एक बड़ा अहम रोल होता है। छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री से जो राजस्व की प्राप्ति है वो भी जो है वो काफ़ी है। अगर हम पिछले 10 वर्षों में भारत के विभिन्न राज्यों में शराब बिक्री की बात करें तो सब जगह राजस्व में इफरात वृद्धि हुई है। शराब पे लगने वाला उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी कई राज्यों के लिए आय का प्रमुख स्रोत है। अगर हम राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है उसमें अगर मैं 2018-19 की बात करूं तो 25,100 करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष 2021 में 31,517 करोड़ रुपए का राजस्व, यानी कि कुल राजस्व का 21.8% वहाँ पर हासिल हुआ। अगर जुलाई 2022 तक की बात की जाए तो 12,087 करोड़ रुपए वहाँ हासिल हुए। कर्नाटक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 19,950 करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 20,950 करोड़ रुपए, कुल राजस्व का 20.6%। महाराष्ट्र की बात की जाए तो 2018-19 में 15,343.8 करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष 2021 में 17,477 करोड़ रुपए। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 18-19 में 10,544.36 करोड़ रुपए। तेलंगाना की बात की जाए तो वित्तीय वर्ष 2018-19 में 10,313.68 करोड़ रुपए। तमिलनाडु में 2021 में 7,262.30 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में 2021 में 11,873 करोड़ रुपए। अगर हम
भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर यदि इसकी बात करें तो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शराब उत्पाद शुल्क से 1,75,501.42 करोड़ रुपए का बजट अनुमान लगाया गया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1,50,657.95 करोड़ रुपए यानी कि 16% राजस्व अधिक था। तो ये अलग अलग प्रदेशों में जो है अलग अलग तरीके से शराब बिक्री से राजस्व की प्राप्त होती है। चूँकि इसमें सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता है तो छत्तीसगढ़ में भी राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि हम 2023-24 की बात करें तो यहाँ पर 11,000 करोड़ रुपए का राजस्व जो है की योजना बनाई गई थी और अलग अलग जिले चाहे वहाँ पर बिक्री बहुत ताबड़तोड़ होती है और जिन दिनों त्यौहार होता है, होली का त्यौहार होता है या शराबबंदी होने वाली होती है, उन दिनों यहाँ पे ये भी देखा गया है कि बड़े पैमाने पे जैसे कि दिवाली के दौरान 6 दिनों में लगभग 6 करोड़ रुपए की शराब बिक्री हुई। त्योहारी सीजन में भी ज़बरदस्त शराब की बिक्री हुई। 20 करोड़ रुपए की शराब जो है 3 दिनों में लोगों ने किया। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ हो चाहे कोई भी राज्य हो, ये बात बताता है कि शराब बिक्री से बड़ा राजस्व प्राप्त होता है और चूँकि इससे बहुत सारा अंडर द टेबल डीलिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, नकली शराब होती है, होलोग्राम होता है, बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं राजनेता, इसमें ब्यूरोक्रेट, इसमें लॉबी सब शामिल होती है। और चूँकि ये सब लोग चुनाव में चंदा भी देते हैं और पार्टी को भी चंदा देते हैं, अलग से भी पैसे देते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा खेल है। और अब इसमें छत्तीसगढ़ की राजनीति में चूँकि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, कवासी लखमा जैसे विधायक जो है वो जेल में है, उनका बेटा जेल में है और राज्य के मुख्य सचिव का नाम आ रहा है और उसके पहले भी बहुत सारे अधिकारी जेल में हैं, बहुत सारे राजनीतिक लोग जेल में हैं और उनके साथ सिंडिकेट बनाने वाले भी जेल में हैं। तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति में जैसा कि विधानसभा चुनाव के पहले हम देखते थे महादेव आयोग का बड़ा हल्ला था और उसका हल्ला अभी भी होता है, पीएससी घोटाले का हल्ला हो रहा है, यहाँ पे चिटफंड घोटाले की बात हो रही है। तो परत दर परत मैं आपसे अलग अलग घोटाले जो हुए हैं उसकी पड़ताल कर कोशिश करेंगे कि परत दर परत क्या है ये मामला, ये आप जान सके। वैसे तो लगातार ये मीडिया की सुर्खियों में है, पर इसके पीछे का सच क्या है वो भी है। मुझे लगता है कि सरकारें कोई भी हों, जो शराब लॉबी है वो वही काम करती है। लोग पहले भी कहते थे कि कुछ खास ब्रांड ही मिलते हैं, अभी भी मैं पूछता हूँ लोगों से तो लोग कहते हैं कि दुकानों में कुछ खास ब्रांड मिलते हैं। तो जो शराब लॉबी है या और भी धंधों में जो लॉबी है वो उसी तरह सक्रिय होती है। कुछ चेहरे बदलते हैं, कुछ सिस्टम बदलता है। लोग कहते हैं कि सिस्टम पहले भी था, अचानक ऐसा नहीं हुआ है कि सब पाक साफ चीज़ें हो गई है। पर यह है कि पकड़ो पकड़ो चोर है भाई, कौन चोर है कौन सिपाही कैसे पता चलेगा भाई। जो पकड़ा गया वो चोर है भाई और जो नहीं पकड़ाया वो है सिपाही। तो मैं अपनी बात ख़त्म करूं इसके पहले मुझे एक और शेर याद आता है और वो मुझे लगता है कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनको ये बहुत पसंदीदा शेर है और अपनी बात ख़त्म करने के लिए भी इससे मौजूद शेर मुझे कोई समझ में नहीं आया। कुछ भी बचा ना कहने को हर बात हो गई, कुछ भी बचा ना कहने को हर बात हो गई, आओ कहीं शराब पिए रात हो गई। तो दोस्तों जो लोग शराब पीते हैं वो रात का इंतज़ार करते हैं, कुछ रात का भी नहीं करते, वो बेवड़े होते हैं। पर जो कायदे से शराब पीते हैं वो रात में अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं और जो नहीं शराब पीते वो अपने घर में अपने परिवार के साथ होते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं। हम इस पे डिबेट नहीं करना चाहते कि शराब अच्छी है कि ख़राब है। इसको लेकर बहुत सारे शायरों ने बहुत सारी बातें कही है और गालिब जो हैं वो बड़े मशहूर शायर हैं और उन्होंने कई बार सवाल किया कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो। तो चलिए, अभी शराब पीने की बात नहीं हो रही, शराब घोटाले की बात हो रही है और इसकी परत दर परत आने वाले समय में खुलेगी। नमस्कार।